बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। नाज़रीन, ईद गुजर गई, लेकिन ईद के ऊपर जो सडन बर्स्ट मिलता है इकोनॉमी को, वो ना मिल सका। और इसलिए ना मिल सका बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस का राज है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी तीसरी वेव में पॉजिटिविटी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से हुकूमत को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा कि उसको तकरीबन 10 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ा। इस 10 दिन के लॉकडाउन के बाद कुछ पॉजिटिविटी रेशो नीचे तो आया है, लेकिन डर ये है कि वो शॉपिंग जो 10 दिन पहले हुई थी उसकी वजह से कहीं दोबारा स्पाइक ना आ जाए। बहरहाल ईद के दिनों में चूड़ियों के स्टॉल्स लगते हैं, मेहंदी के स्टॉल्स लगते हैं, कपड़ों की ख़रीदारी हो रही होती है, बर्तनों की ख़रीदारी हो रही होती है, बहुत सारे और कारोबार चल रहे होते हैं, हजाम, पार्लर्स, बहुत सारे छोटे मोटे कारोबार जो हैं वो एकदम से ईद के दिनों में फलते फूलते हैं। ऐसा ना हुआ इस बार, एंड वी ऑल नो क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब इकॉनमी को और कोरोना को साइमल्टेनियसली लेकर चलना है और बजट भी करीब है, तो माशी तौर पर इस हुकूमत को क्या इक़दामात लेने पड़ेंगे, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। डॉक्टर आबिद सुलेरी हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह हैं SDPI के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर शमाइल दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर आबिद सुलेरी प्योरली इकॉनमी से ताल्लुक़ रखते हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत गहरा इनकी नज़र है। और डॉक्टर शमाइल दाऊद प्रैक्टिसिंग एंड ट्रेंड मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी से भी इनका ताल्लुक़ है, चेंबर ऑफ कॉमर्स को भी ये रिप्रेजेंट कर पाए। तो इन दोनों की एक्सपर्टीज़ से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना वायरस के टाइम पर इकॉनमी को बैलेंस कैसे किया जाए। लेकिन एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। डॉक्टर साहब, ईद के ऊपर एक इकॉनमी होती है, चूड़ियों के स्टॉल लगे होते हैं, मेहंदी बिक रही होती है, कपड़ों की दुकानें खुली होती हैं, हजामत बनाने वाले अपनी जगह पर मौजूद होते हैं। आजकल तो मर्द हजरात भी ईद के ऊपर पूरा पूरा तैयार हो रहे हैं, लेकिन इस ईद के ऊपर नन ऑफ दैट हैपेंड। और एक पूरी इकॉनमी है जो ईद से रिलेटेड होती है, वो बड़ी बुरे तरीके से मुतासर हुई। लेकिन ये लाजिम व मलजूम भी था, इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका भी नहीं था कोविड से बचने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जो स्पेशली एक सर्ज आता है इकोनॉमी के अंदर इस तरह की एक्टिविटी से, वो एक्टिविटीज़ हम कर नहीं सकते, तो कोविड और इकोनॉमी इकट्ठी सरवाइव कैसे करेगी, कंसिडरिंग के बजट भी करीब करीब ही है? देखिए अनीका, जान है तो जहान है। और ये जो साउथ एशिया जो कि इस वक्त एक एपी सेंटर, एक गढ़ बना हुआ है जो नेक्स्ट न्यू वेव ऑफ कोविड, इंडिया का जो अभी वायरस आपने देखा ट्रिपल म्यूटेंट वायरस है, और उसको WHO ने द मोस्ट कंसर्न कैटेगरी जो है उनकी उसमें डाला है। अभी उस पर फर्दर तहकीक हो रही है कि वो किस किस्म का नुकसानात का बायस बनेगा। तो ये ईद पे ये सारा कुछ करना बहुत ज़रूरी था। खुदा न खास्ता जो हमारे हमसाया मुल्क जैसे हालात हैं वो हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पे पैदा हो। इससे जाहिर है कुछ लोगों को मुश्किल हुआ होगा, स्पेशली जो इनफॉर्मल इकोनॉमी, कुछ लोग जो कि अपनी आमदनी थोड़ी सी बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम स्टॉल्स वगैरह लगा लेते थे ईद के मौके पे, वो सारी चीज़ें जो थी वो मुतासर हुई। लेकिन आप ये भी देखिए कि आपका जो पॉजिटिविटी रेट है, जो जब तक ये ईद की छुट्टियां नहीं हुई थी तो 10-11% के गिर्द घूम रहा था, वो कम होकर कोई 7.5 पे आ गया, जो कि एक काफ़ी खुशाइन बात है। अब गोइंग फॉरवर्ड जब हम कहते हैं कि इकॉनमी कैसी होगी और क्या, तो ये अगेन डिपेंड कर रहा है कि हम कितनी एहतियात जो है वो ले पाएंगे। अभी जो अभी तक की हिस्ट्री ने हमें सिखाया है कोविड की, वो ये है कि जब किसी एक मुल्क में कोई ख़तरनाक किस्म का वायरस आता है तो फिर वो उस मुल्क तक नहीं रहता। अब अल्लाह करे कि जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत ही गलत साबित हो, लेकिन इट्स नॉट अबाउट इफ़ के अगर पाकिस्तान में ये इंडियन म्यूटेंट वायरस आएगा या नहीं, इट्स अबाउट व्हेन, कि ये कब आएगा। क्या ये 2 हफ्ते बाद आता है, ये महीने बाद आता है? तो अभी तक तो हमने देखा है कि किसी एक मुल्क में वायरस आता है वो पूरी दुनिया में फैलता है, और ये इंडियन वायरस भी अब 15 से ज़्यादा मुल्कों में ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। हमारे यहाँ चूँकि जीनोम सीक्वेंसिंग उस तरीके से नहीं होती है, हमें नहीं मालूम कि ऑलरेडी आ चुका है या आने वाला है। लेकिन इससे बचने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वैक्सीनेट कर अपने आप को करवाएं। हुकूमत ने, आपने देखा, 30 साल से ऊपर रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दी है।
लास्ट संडे से लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं 30 साल से अब वैक्सीनेट करवाएं और तमाम एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, तभी इकोनॉमी आगे चलेगी। अब इकोनॉमी में जो नेक्स्ट आपके पास आएगा वो बजट है, क्योंकि ईद के फौरन बाद अब बजट की तैयारियां हैं, बजट का जोर शोर होगा। जून के पहले डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, स्पेशली अब लोगों को पहले ही खदशा था कि बजट बहुत ज़्यादा शायद पीपल्स फ्रेंडली ना हो, बहुत सारे रिलीफ्स ना दिए जा सके, कंसिडरिंग कि पिछले 1.5 साल से हम कोविड की वेव में फंसे हुए हैं। लेकिन अब जो है इन तमाम हालात, इन थर्ड वेव जितनी मुश्किल रही है एंड द फियर ऑफ द इंडियन म्यूटेशन ऑफ दिस कोविड-19, अब बजट के अंदर तो मजीद क्या स्क्वीज किया जाएगा? व्हाट सॉर्ट ऑफ बजट डू यू फोरसी दिस टाइम? देखिए, पिछला बजट जो था वो भी काफी कोविड फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली था, कोविड बजट था, और ये वाला बजट भी मैं कोविड बजट ही देख रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई नए टैक्सेस लग रहे होंगे या कोई दुश्वारियां जो हैं लोगों की उनमें इजाफा हो रहा होगा। ठीक है, हम IMF प्रोग्राम में हैं, लेकिन IMF के साथ इसी बेसिस पे रीनिगोशिएशन जो है वो चल रही है इस वक्त मुआशी टीम की, कि कोविड की तीसरी वेव के नतीजे में हम मैक्सिमम रिलीफ देना चाह रही है हुकूमत, ताकि लोग जो हैं वो थोड़ा सा मुआशी दुश्वारियों से बचते हुए अपनी जानों की हिफाजत कर सकें और कोविड की इस थर्ड वेव से बच पाए। राइट, ठीक हो गया। डॉक्टर शमाइल साहब, आपकी तरफ अगला सवाल। ईद थी, इकॉनमी को एक सडन बर्स्ट मिलता है ईद के दिनों में, एक आम शहरी को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को एक बर्स्ट मिलता है इस टाइम पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की थर्ड वेव इस कदर बढ़ गई थी कि हुकूमत को यह कदम उठाना पड़ा कि लॉकडाउन करें, और काफ़ी ज़्यादा पीक की तरफ भी जा रहे थे हम लोग थर्ड वेव के अंदर, पॉजिटिविटी रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। डॉक्टर साहब, इकॉनमी और कोविड को साथ साथ कैसे चलाया जाए नाउ दैट ईद हैज़ पास्ड, और अभी 2.5 महीने बाद दूसरी ईद आनी है और अभी बजट आना है, इन दोनों चीज़ों को साथ साथ कैसे चलाया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए? बहुत शुक्रिया अनीका। देखिए, बात ये समझने की है कि जब से पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर हम जिसमें रह रहे हैं, इसके अंदर हमें इकॉनमी को और इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि अब हमें डिसरप्शंस को कैसे रोकना है। और आप देखें कि गुज़िश्ता 1 साल में जिस तरह से हमारा पहला वेव और दूसरा वेव आया, बहुत दुनिया ने वैक्सीनेशंस ड्राइव जो हैं वो बहुत तेज़ी से किए, क्योंकि सब लोग ये समझ चुके थे कि अगर उन्होंने इकॉनमी को दोबारा से खोलना है तो इसका एक ही तरीका है कि हम मैस वैक्सीनेशंस कर सकें और हमें डिसरप्ट ना करना पड़े। अब ये थर्ड वेव अगेन इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है जो आपने अभी बताया कि हमें देखें अब मार्केट्स और हमारी जो एक ईद इकॉनमी होती है जिससे तमाम रिटेल सेक्टर और तमाम जो एक्सपेंडिचर्स करते हैं लोग, ऑब्वियसली इकॉनमी को चलाता है वो डोमेस्टिक इकॉनमी को, वो पूरी डिसरप्ट होकर रह गई है, और ऑब्वियसली लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी इसके अंदर जनरेट होती है, ये तमाम चीज़ें। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमें बहुत जल्दी इकॉनमी को खोलने के लिए मैस वैक्सीनेशंस करनी है अपने लोगों को, और ये याद रखिए कि ये हम इससे अभी निकल जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है जून के बाद। लेकिन अगर हमने दोबारा से देरी की तो फिर हमें फर्दर इस किस्म के फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये वायरस अपनी शक्ल तब्दील करता जा रहा है और ये चैलेंज अभी बरकरार है। डॉक्टर साहब, यू राइटली पॉइंटेड आउट कि वैक्सीनेशन के अलावा तो कोई और तरीका नहीं है फिलहाल दुनिया के अंदर, देयर इज़ नो क्योर टू दिस, देयर इज़ ओनली प्रिवेंशन। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि दुनिया के अंदर वैक्सीनेशंस की किल्लत है, वो रेडली अवेलेबल नहीं है पूरी की पूरी 7 बिलियन ऑफ पॉपुलेशन के लिए, और अमेरिका जैसे मुल्क ने जिसके वहाँ हालात बड़े ख़राब हुए, उसने फाइज़र को रोक दिया कि वो किसी भी तरीके से वैक्सीनेशन को अमेरिका से बाहर लेकर जाए। फिर इंडिया के अंदर गड़बड़ हुई तो एस्ट्राजेनेका वहाँ रुक गई। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए क्या पॉसिबल होगा भी कि हम मैस वैक्सीनेशन कर सके, जितनी भी हुकूमत कोशिश कर ले, चाहे वो इमदाद के ज़रिए या ख़रीदने के ज़रिए वैक्सीन हासिल करने की कोशिश करे, वुड इट बी पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर? देखिए, बात यह है कि इसमें तो सिर्फ उन लोगों को रिजल्ट मिले जिन्होंने पहला कदम उठाया, इनिशिएटिव लिया। अब हुकूमत ने देर की, लेकिन अब चलें, देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट नाउ दे हैव स्टार्टेड। तो अब इस मोमेंटम को कायम रखने की ज़रूरत है, और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जिन मुल्कों में इंटरनेशनली अब चूँकि 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी हैं, जिन मुल्कों ने अपनी ज़्यादा तादाद में लोगों को वैक्सीनेट किया, वहाँ बतदरीज जो इसका फैलाव है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होता जा रहा है। और उनमें से कई मुल्क जो हैं उन्होंने मास्क रिमूव कर दिए हैं और अपनी जो यानी कि जो एक्टिविटी है उसको दोबारा से
प्री कोविड के ज़माने की तरफ दोबारा से बढ़ रहे हैं। तो यही ज़रूरत है कि हम ये उम्मीद करें कि जो भी वैक्सीनेशंस हैं उनको मज़ीद हासिल करें, प्राइवेट सेक्टर की मदद लें, हुकूमत खुद खरीदे, लेकिन अल्टीमेटली इस ड्राइव को बढ़ाए। मुझे उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अगर हम 10% या 20% की तरफ भी चले जाएं तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, और उसके बाद हमारी इकॉनमी, अब इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे चैलेंजेस हैं इकोनॉमी के वो अपनी जगह हैं, और उसमें ऑब्वियसली IMF प्रोग्राम में रहना और ये तमाम चीज़ें अपनी जगह एक चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है। पॉइंट नोटेड डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कोविड ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चेंज कर दिया है, एंड हम लोगों ने लास्ट टाइम, मुझे याद है जब सेकेंड वेव थी तो मैंने आपसे ये सवाल किया था और आपने एक डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात की थी कि हमें अब डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। ये डोमेस्टिक इकोनॉमी की जो आप उस टाइम पर बात कर रहे थे, क्या वो अभी भी वैलिड है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस डोमेस्टिक इकोनॉमी? जी, मुझे याद है कि हमारी बात ये हुई थी कि अब एक्सपोर्ट्स जो हैं वो शायद आप उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जब तक पूरी दुनिया में, एक तो 2 तरह की रिकवरीज हैं, एक हेल्थ रिकवरी और दूसरी कोविड रिकवरी। तो जब तक पूरी दुनिया जो है वो मुकम्मल तौर पे रिकवर नहीं हो जाती, और जब तक पाकिस्तान जो है समेत बहुत से ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शन से नहीं निकल जाते। अभी तो आप देखिए जो साउथ एशिया है, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये बहुत से मुल्कों के लिए इस वक्त रेड लिस्ट पे हैं, यहाँ से आप आ जा नहीं सकते हैं। इवन इस वक्त आप UAE या कतर जैसे ममालिक में भी, या कुवैत में या मस्कत में भी एंटर नहीं हो पाएंगे। तो ये सारे जो इश्यूज हैं इस वक्त ये हमारे साथ हैं, और खुदा न खास्ता अगर ये सिचुएशन बिगड़ती है तो फिर एक्सपोर्ट जो है वो लामहला अफेक्ट होंगी। तो उसमें फिर हमें अपने डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है उसको प्रमोट करना होगा, देखना होगा कि हम क्या चीज़ें डोमेस्टिकली कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एक सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, या मुल्क के अंदर और जो बहुत सी आपकी सर्विसेज है और जो गुड्स की जो ट्रेडिंग है उस पर फोकस हमें करना पड़ेगा। हम अपने सार्फिन को वो तमाम चीज़ें फराहम कर सकें जो कि अदरवाइज वो शायद इंपोर्ट कर रहे थे, या वो तमाम चीज़ें जो कि एक्सपोर्ट हो रही थी अगर उनकी मार्केट यहाँ पे बना पाए। तो ये इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये स्ट्रेटजी है जो कि वर्क करेगी। एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट डिपेंड करती है कि कितनी दुनिया रिकवर करेगी और किस तरीके से अनफोल्ड होता है ये थर्ड वेव। राइट डॉक्टर आबिद सलारी साहब। अच्छा डॉक्टर शमाइल, आपकी तरफ भी मैं ये सवाल लेकर आऊँगी कि कोरोना का टाइम है, IMF का दबाव है, ऐसी सिचुएशन में बजट से हम तवक्कुआत लगाएं तो क्या लगाएं? जी देखिए, बात यह है कि अभी तक चीज़ें अगर हम देखें तो रीबाउंड एक अच्छा था। पिछले साल हमारा मनफी 0.4% मनफी था GDP, वो डेफिनेटली एक रीबाउंड हुआ। और अगर हम देखें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारी इकोनॉमी जो है वो एक रीबाउंड हुई। हमारे टेक्सटाइल्स, हमारे एक्सपोर्ट्स में डेफिनेटली एक अच्छा इजाफा हुआ। इसमें विंडफॉल इफेक्ट भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनली दूसरे मुल्क जो हैं वो हमसे ज़्यादा डिसरप्टेड थे और उनकी मार्केट्स बंद थीं, और हमारे ऑर्डर्स जो हैं हमारे टेक्सटाइल कंपनीज़ को एक्सपोर्ट्स के लिए मिले। इसके साथ साथ जो ले ऑफ हुए बेतहाशा लोग मिडल ईस्ट में, गल्फ, उनके एक्सपैट्स की भी आपने देखा कि जो रेमिटेंसेस हैं वो बढ़ी हैं, और वो उसकी ये वजह है कि वो यहाँ शिफ्ट हो रहे थे। उसके अंदर अब एक ठहराव आ रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ जो एक अच्छी चीज़ है कि हमारी इस वक्त स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। अब देखना यही है कि इन चीज़ों के अंदर रहते हुए हम गोइंग फॉरवर्ड, हमें जो एक ब्रीदिंग स्पेस मिला था पिछले साल, और वो ब्रीदिंग स्पेस था हमारी डेट सर्विसिंग जो है, उसके अंदर हमने हमें कुछ कह लें विंडो मिली थी। हमें रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत है, और मुझे ये लगता है कि नई चेंज ऑफ गार्ड्स के बाद जो हमारे मिनिस्टर साहब चेंज हुए हैं उनका ये इस वक्त सबसे बड़ा जो सामने आ रहा है फोकस, वो यही है कि वो IMF प्रोग्राम के साथ रीनिगोशिएट करें, और इसको रेजिस्ट करना चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हम जाएं, ना कि हम जिसे कहते हैं सब्सिडीज़ की रिमूवल की तरफ जाएं, ना कि हम अपने यूटिलिटीज़ को बढ़ाने की तरफ जाएं। क्योंकि ये याद रखिए कि सबसे बड़ा जो इस वक्त गवर्नमेंट का जो एक फोकस भी रहा है और चैलेंज भी रहा है वो इन्फ्लेशन रहा है, और वो इन्फ्लेशन 11% से ऊपर चली गई थी, लेकिन बतदरीज अब 8% से थोड़ी सी ऊपर है। और यही कोशिश है गवर्नमेंट की कि आने वाले बजट के अंदर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में कामयाब हों, और उसके साथ साथ कुछ जो PSDP है उसके लिए भी कुछ जगह रखें, ताकि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए और इकोनॉमी का जो पहिया है वो ग्रोथ की तरफ जो है वो बढ़ सके। राइट, ब्रेक की तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर शमाइल, आपसे ही शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरी दुनिया इम्पैक्ट हुई है कोविड से, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ये इक़दाम उठाने पड़ेंगे। इट्स ऑल इंटर रिलेटेड, डोमिनोज इफेक्ट आता है। एक जगह पर कोई म्यूटेशन आ जाए तो पूरी दुनिया को अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट करती है। सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर भी ब्रिटिश वेरिएंट एंड साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी आया। अब इससे ऑब्वियसली इकॉनमी भी रिलेटेड होती है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। पाकिस्तान को इस तमाम जो डाउनपोर हुआ या तमाम जो इसका आफ्टर इफेक्ट्स आए या अभी भी आ रहे हैं और आने वाले वक्तों में भी आते रहेंगे, इसमें इकोनॉमिक सॉल्यूशंस हमारे पास होंगे क्या अपनी इकोनॉमी को शील्ड और सेफगार्ड करने के लिए, कि अगर दुनिया के अंदर किसी जगह पर गड़बड़ होती भी है तो हमारी इकोनॉमी उससे सेफ रहे? क्या डोमेस्टिक इकोनॉमी पर जोर दें, क्या एक्सपोर्ट्स की तरफ जोर दें, क्या करें हम? हमारे प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो इनहेरेंटली वही रहे हैं। हमारा सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज हैं। हुकूमत की अभी भी फुटप्रिंट बहुत बड़ी है, 80% से ज़्यादा है। वेस्टफुल यानी कि हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के लॉसेस हैं। और फिर हमारा जो रेवेन्यू है, उनकी जो ड्राइवर्स हैं रेवेन्यू को चलाने के, वो अभी भी उन्हीं पुराने ड्राइवर्स पे चल रहे हैं। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये हुकूमत जो है वो अब जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सामने लेके आए हैं, उस सेक्टर को, उसको आगे बढ़ावा दें। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दें। स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के लॉसेस को हम कर्टेल करें ताकि वहाँ से हमें ब्रीदिंग स्पेस मिले। और इसके साथ साथ जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको एक्सेस टू कैपिटल दें। हालिया हमने देखा है कि जो लार्ज सेक्टर्स हैं, लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, वो बोरोइंग बढ़ी है और एक वो खातिर ख्वाह बढ़ रही है। और ये भी खुशाइंद है, जिसकी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि स्टॉक मार्केट भी रैली करती रही है और अच्छी सस्टेन की है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब हमें सबसे बड़े जो हमारा सेगमेंट है, जो फुटप्रिंट है, वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है। उनको हमें किसी ना किसी तरह से पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की तरफ लाना चाहिए। और हमें अपने एक्सपोर्ट्स के अंदर जिस तरह IT सेक्टर हमारे इर्द गिर्द और मुल्कों ने भी बहुत इससे फ़ायदा लिया, हमारे $2 बिलियन की एक्सपोर्ट है, इसको भी फर्दर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये वो कह सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हमारे रेवेन्यू साइकिल बढ़े, टैक्स हमारी कलेक्शन बढ़े। इसके साथ साथ हमें अपने रेट्स, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो नई टीम आई है, नए मिनिस्टर साहब आए हैं, ये हो सकता है कि ये इस बजट के अंदर शायद टैक्स रेट्स को भी कम करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस धारे में शामिल हों और हमारी जो कलेक्शन है, टैक्स टू GDP रेशियो है, वो बेहतर हो। राइट। डॉक्टर आबिद सलेरी साहब, डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे सेक्टर्स की बात की है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर की बात की आपने, सर्विस सेक्टर की बात की। आपकी नज़र में हुकूमत को, ऑब्वियसली बिकॉज हम लोग इकोनॉमी और कोविड को साथ साथ बैलेंस करके चल रहे हैं, इसके अंदर हुकूमत को प्रायोरिटाइज कैसे करना चाहिए? विच सेक्टर शुड लीड और उसके बाद बाकी सेक्टर वाइज आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा तवज्जो इस वक्त वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमतों की किन किन सेक्टर्स पे होनी चाहिए, जो कि एटलीस्ट हमें उतने बुरे तरीके से मुतासर ना करे जिस तरह से दुनिया बाकी हो रही है और हमारा बिलखुसूस हमसाया मुल्क हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो कोविड के लिए तैयारी है और हुकूमत को तैयार रहना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता हालात बिगड़े तो जैसे फर्स्ट वेव में स्टिमुलस पैकेज दिए गए थे, 16 मिलियन फैमिलीज को 12,000 रुपए के हिसाब से दिए गए थे। कारोबार के लिए स्टेट बैंक की कुछ रिलैक्सेशन थी, यूटिलिटी बिल डेफर किए गए थे, पेमेंट्स जो थी लोन्स की उनको डेफर किया गया था। तो एक तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि वो खुदा न खास्ता वो करना पड़ सकता है। उस वक्त हमें IMF से $1.4 बिलियन मिल गए थे, अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं या हमारे जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल लेंडर्स हैं, उनके साथ हमें ये प्लान भी अपना तैयार रखना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से इस वक्त हुकूमत ने बड़ा प्रोएक्टिव होके कोविड वैक्सीन अरेंज की है, इस वक्त आपके पास चाइनीज वैक्सीन भी है, स्पुतनिक भी है, एस्ट्राजेनेका भी आ गई है। यानी ये कह देना कि 40 साल से ऊपर वाले लोग वॉक इन आ जाएं तो लोग रजिस्टर्ड करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करवाएं अगर वो चाहते हैं कि इकोनॉमी का पहिया चलता रहे, हर्ड इकोनॉमी हमारे अंदर आए। और उसके बाद फिर जो सेक्टर्स हैं उन पे फोकस करना होगा। SMEs जो है वो पिछली वेव में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे जो कारोबारी हजरात थे और जो छोटे कारोबार थे, उनको उस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सका था फेज़ 1 में। तो उनके लिए हमें थोड़ी सी कुछ स्पेशल इंसेंटिव रखना पड़ेंगे कि अगर हुकूमत को किसी ऐसी सिचुएशन में जाना पड़ता है यहाँ पे कि फिस्कल इंसेंटिव देना हो, तो छोटे कारोबारी हजरात को कैसे उसमें प्रोटेक्ट करना है।
और उसके बाद जब हम सनतों की तरफ आते हैं तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज ऑफ कोर्स वन ऑफ देम। एग्रीकल्चर जो है वो आपका दूसरा सेक्टर है। एग्रीकल्चर हमने देखा है कि गंदम की फसल माशाल्लाह इस साल पंजाब की गंदम की फसल एक रिकॉर्ड फसल हुई है। अब उसको मैनेज करना होगा कि जो फूड इन्फ्लेशन तंग कर रही थी लोगों को, उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर इकॉनमी को बेहतर बना लें तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो हमें खुराक की इंपोर्ट से बच जाएंगे, दूसरा इसकी जो इन्फ्लेशन है उससे बचा सकेंगे अपने सार्फिन को। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी जो 3G 4G टेक्नोलॉजी है, जिन एरियाज में नहीं वहाँ पे हमें पहुँचानी होगी। क्योंकि ये 2022 भी ऐसा ही लगता है कि इसमें भी दुनिया ऑनलाइन ही चल रही होगी, भले वो एजुकेशन है या वो हेल्थ है या वो बिजनेसेस हैं या आपके जो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें उसी वक्त पॉसिबल होंगी जबकि हम मैक्सिमम 3G 4G उन इलाकों में यहाँ पे नहीं है ब्रॉडबैंड, वहाँ तक पहुँचा सकें। और अब जो शहरी हैं उनको मज़ीद इस बात की तरफ रागिब कर सकें कि जो अवेलेबल सर्कमस्टांसेस हैं उनमें अपने आप को अडाप्ट करें। राइट। डॉक्टर शमायल, एट द एंड हम लोग इन मिनिस्टर यानी शौकत तरीन साहब से क्या मुख्तलिफ एक्सपेक्ट करें जो कि हफीज़ शेख साहब या फिर असद उमर नहीं कर रहे थे? देखिए, बात यह है कि कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग आपको कह लें कि डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात हमारे मुल्क की जो इस वक्त डिसीजन मेकिंग का जो कह लें जो आर्काइक किस्म का सिस्टम बन चुका है, चाहे वो FBR का हो, फाइनेंस का हो, प्लानिंग का हो, उसमें बाज़ औक़ात लीड लेनी पड़ती है। हम उम्मीद करते हैं बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी कि वो शायद लीड लेके दूसरे लोगों को अपने साथ यानी स्टेटस को से निकालने में कामयाब होंगे, और जिसका फ़ायदा जो है मुल्क की इकॉनमी को होगा। और अल्टीमेटली हम बहुत से जो मुश्किलात हैं और हम जो आने वाला जो अगले साल का जो एक अंदाज़ा है 2022 का कि हम 4% से ऊपर जाएंगे एंड देयर आफ्टर 4.5, तो उम्मीद है कि हम अल्टीमेटली 5 और 6% की तरफ बढ़ सकेंगे। दोबारा से हम फिर टैक्सी कर सकेंगे और टेक ऑफ पोजीशन में आ सकेगी इकोनॉमी। राइट। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो, बोथ ऑफ यू, डॉक्टर आबिद सलेरी एंड डॉक्टर शमायल दाऊद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मुझे इख्तिताम की तरफ प्रोग्राम को लेकर जाना पड़ा, लेकिन नज़रीन यहाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत के तो जो इक़दामात इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए होंगे वो तो अपनी तरफ मौजूद होंगे, लेकिन हमें कोविड के होते हुए SOPs फॉलो करने हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर पॉजिटिविटी रेट ऊपर जाए और एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। क्योंकि लॉकडाउन अल्टीमेटली बड़े बुरे तरीके से एक गरीब तबके वाले शख्स को ज़्यादा मुतासर करते हैं, वो शख्स जिसने दिहाड़ी के ऊपर काम करना होता है। इसीलिए कोशिश करिए कि बिल्कुल भी मेल मिलाप जो है वो कम से कम रखिए, SOPs फॉलो करिए, मास्क पहन कर रखिए, हाथ धोते रहिए और 6 फुट का फासला रखिए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।